नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। हम हिंदी व्याकरण ज्ञान पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हम भाषा के अंग में सबसे पहले वर्ण विचार शुरू कर चुके हैं। तो वर्ण क्या होते हैं और वर्णों का वर्गीकरण हम देख रहे हैं। तो उनमें हमने उच्चारण समय के अनुसार और औष्ठाकृति के आधार पर वर्गीकरण देख लिया है। तो अब हम देखेंगे वर्णों का वर्गीकरण सबसे पहले जिह्वा की स्थिति के अनुसार। इस प्रकार से हम अन्य प्रकार से भी जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया है उन सबको देखेंगे और अंत में कुछ मुख्य प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करें और अंत तक वीडियो पूरा देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। जहाँ से और जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं उसी प्रकार से प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो इससे आपके वर्णों का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम शब्द विचार और वाक्य विचार भी पढ़ेंगे, उनमें उनके जो भी भेद है उन सबको देखेंगे। तो वर्णों का जो वर्गीकरण है उसमें हम शुरू कर रहे हैं जिह्वा की स्थिति के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण, यानी जो स्वर वर्ण है। हमने वर्णों के प्रकार में देखा था स्वर और व्यंजन वर्ण। तो हम स्वर वर्ण को देख रहे हैं। तो स्वर वर्ण में हम सबसे पहले देखते हैं जिह्वा की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर, यानी 1 2 3 3 प्रकार है। तो हम इन्हें क्रम से देखते हैं। सबसे पहला 1 नंबर अग्र स्वर, जिसमें कौन कौन से आते हैं? ई, ए, आई और री। ये 5 स्वर है जो अग्र स्वर में आते हैं। उसके बाद है मध्य स्वर। तो जो मध्य स्वर है वो केवल एक है, कौन सा? अ। और पश्च स्वर है, पश्च भाग से जो बोले जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं, वो भी 5 है। आ, उ, ओ और औ। अब देखो हम इनको याद कैसे रखेंगे। तो याद करने के लिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे यहाँ 3 प्रकार है इसके। एक, अब इसमें हम देखते हैं, देखो सबसे पहला, दूसरा और तीसरा, यानी 3 हो गए। तो सबसे पहले नंबर पे अग्र स्वर आएंगे ई, ए, आई और री। दूसरे नंबर पे हमें याद है केवल एक है अ। और तीसरे नंबर पर 5 है। तो हम जो तीसरे नंबर पर है उसके ट्रिक याद कर लेंगे कि तीसरे नंबर पर आने वाले स्वर 3 की डिजाइन में लिखे हुए हैं, हमें ये ध्यान रखना है। तो इससे हमें जिह्वा के आधार पर जो वर्गीकरण है वो पूरा याद रह जाएगा, क्योंकि पश्च स्वर में ही केवल 3 की डिजाइन से लिखने वाले स्वर वर्ण आ रहे हैं। और 3 की डिजाइन से कौन कौन से लिखे जाते हैं? आ, उ, ओ, औ। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि अ 3 की डिजाइन से शुरू होता है, लेकिन उससे पहले हमने देखा मध्य स्वर में केवल अ आता है। तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि मध्य स्वर में अ आता है, उसके अतिरिक्त जो भी 3 की डिजाइन से बनाए जाते हैं वो 5 स्वर तीसरे नंबर पर पश्च स्वर में शामिल किए जाएंगे। और इसी तरह से हमें याद रह जाएगा अग्र स्वर। तो ये थे जिह्वा की स्थिति के आधार पर। अब हम देखेंगे मुखाकृति या तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुखाकृति और तालु के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है उसको हम 4 भागों में रखते हैं, यानी 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है संवृत स्वर, यानी संवृत, इसका अर्थ होता है सबसे कम मुख का खुलना, यानी संवृत स्वर होते हैं उसके बोलने में मुख बहुत ही कम खुलता है। और ये होते हैं 5 स्वर। इनको हम बोल के देखेंगे तो हमें अपने आप ही महसूस हो जाएगा कि इनको बोलने से हमारा मुंह कितना कम खुल रहा है। ई, उ और री, ये भी पांचों 5 स्वर है जो संवृत स्वर है। उसके बाद याद रखना है अर्ध संवृत। तो अर्ध संवृत में आधा मुंह खुलता है, आधा मुंह खुलता है, यानी मुंह तो खुलता है, पूरा नहीं खुलता, आधा खुलता है, कम से थोड़ा ज्यादा। यानी संवृत में बहुत कम खुलता है और अर्ध संवृत में आधा खुलता है। तो इसमें 2 शामिल किए गए हैं। 2 स्वर वर्ण कौन से हैं? वो ए और ओ। ये इनमें देखो ऐ और औ, वो जो उनकी दीर्घ ध्वनि है, दीर्घ स्वर है, वो अर्ध विवृत में आएगी। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है अर्ध संवृत में ए और ओ, जिनमें एक एक मात्रा आती है। उसके बाद विवृत स्वर है। तो विवृत स्वर होता है उसमें सर्वाधिक मुंह खुलता है, विवृत में सर्वाधिक खुलता है और संवृत में कम खुलता है। ये बात हमें याद रखनी है, जिससे हमें ये सारे स्वर याद रह जाएंगे। तो विवृत स्वर केवल एक है, केवल आ बोलने से हमारा पूरा मुंह खुलता है, सर्वाधिक मुंह खुलता है विवृत स्वर में, जिसमें केवल आ को शामिल किया गया है। इसके बाद है अर्ध विवृत।
अर्ध विवृत में आधा मुंह खुलकर वापस बंद होता है। यानी जैसे अर्ध संवृत में आधा मुंह खुलता है, उसी प्रकार अर्ध विवृत में आधा मुंह खुलता है और वापस बंद हो जाता है। तो ये है ए आई ओ औ। यानी जो बचे हुए हैं वो भी हमें ध्यान रख लेने हैं। अगर हमें इनमें से दो भी याद हो जाते हैं तो हमें याद रखना है कि कौन से दो हमने शामिल कर लिए हैं, याद रख लिए हैं, उसके अतिरिक्त बचे हुए स्वर किस में शामिल किए जाएंगे। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। और दूसरी बात, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत इन दोनों में आधे मुंह खुलते हैं, लेकिन जो विवृत है उसमें आधा मुंह खुलकर वापस बंद होता है। ए आई और औ, ये तीन, यानी अर्ध संवृत में ए ओ और अर्ध विवृत में आई औ। ये भी हमें ध्यान रख लेना है, इससे भी हमें याद रह जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम उच्चारण स्थान के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर। यानी उच्चारण स्थान देखा हमने पहले, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है अनुनासिकता के आधार पर। तो सबसे पहले हम निर्नुनासिक को देख लेते हैं। ये है स्वर उच्चारण में, ये जो स्वर होते हैं निर्नुनासिक, उनके उच्चारण में हवा नाक से नहीं मुख से निकलती है और इसमें सभी स्वर आते हैं, यानी सभी स्वर निर्नुनासिक होते हैं। तो हम देखेंगे भी अनुस्वार और अनुनासिक को, लेकिन उससे पहले हमने निर्नुनासिक इसलिए देखा क्योंकि निर्नुनासिक में सभी स्वर आते हैं, और प्लस इसमें यर लव है, जो अंतस्थ व्यंजन है वो भी आते हैं। यहाँ हम केवल स्वर को देख रहे हैं, इसलिए हमने व्यंजन को ज़्यादा नहीं लिया है। निर्नुनासिक में बताया है अंतस्थ व्यंजन को। बाकी हम अभी यहाँ स्वर वर्ण की बात कर रहे हैं। जब व्यंजन की बात करेंगे तो उसमें सभी में देखेंगे कि कौन से किसमें शामिल होते हैं। अब देखते हैं अनुस्वार। देखो अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार होता है अ के ऊपर एक बिंदी। तो अब हम देख लेते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? तो अनुनासिक होते हैं चंद्र बिंदु वाले। यानी पहले ये देखा हमने, अनुस्वार होता है एक बिंदु, और अनुनासिक होता है जो चंद्र बिंदु होती है, यानी चंद्रमा के समान आकृति बनाकर उस पर बिंदु लगाया जाता है। तो जो अनुस्वार होता है वो तत्सम रूप है, लेकिन अनुनासिक तद्भव है। वो ऐसे कि चंद्र बिंदु का प्रयोग हिंदी में ही होने लगा है, उससे पहले संस्कृत में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं हुआ था। तो री के अतिरिक्त अन्य सभी स्वर आएंगे। इसमें 10 स्वर कौन से आएंगे? री के अतिरिक्त सभी स्वर आएंगे। और इसका चिन्ह देखिए, वही आधा चंद्रमा, उसके ऊपर एक बिंदु। चंद्र बिंदु प्रकट करते हैं, परंतु मात्रा होने पर चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु जो अनुस्वार की तरह दिखती है बिंदु का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन वो अनुस्वार नहीं होता है। यहाँ देखने और समझने की बात यही है कि जो चंद्र बिंदु है वो अगर सिरोरेखा के ऊपर लगाना पड़े, अगर सिरोरेखा के ऊपर लगाना पड़े और कोई मात्रा नहीं है तो पूरा का पूरा चंद्र बिंदु आ जाएगा। लेकिन सिरोरेखा के ऊपर अगर किसी शब्द में मात्रा है किसी भी प्रकार की, तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगता है, ये गलत माना जाएगा। सिरोरेखा के ऊपर मात्रा के साथ चंद्र बिंदु के रूप में केवल एक बिंदु प्रकट करते हैं, लगाते हैं। केवल एक बिंदु का ही प्रयोग होता है। हम उदाहरण से देख लेते हैं, जैसे ईंट। ईंट बड़ी ई है तो उसमें साथ में चंद्र बिंदु आना चाहिए, लेकिन चंद्र बिंदु इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वहाँ पर सिरोरेखा पर मात्रा है, तब एक ही बिंदु का प्रयोग करते हैं। यहाँ चांद मात्रा आ की है, लेकिन वो मात्रा सिरोरेखा के ऊपर नहीं है, इसलिए चंद्र बिंदु लगाया जा सकता है। और चले सिरोरेखा के ऊपर मात्रा होने के कारण इसमें एक बिंदु है। इसी प्रकार से चौकाना, चौकाना में औ की मात्रा है और ऊपर चंद्र बिंदु है, इसलिए मात्रा के साथ केवल एक बिंदु का प्रयोग किया गया है। अब देखो, नोट करने वाली बात और याद रखने वाली बात यह है कि इन बिंदुओं को याद रखें, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ये अनुस्वार है, तो अनुस्वार सिरोरेखा पर बिंदु, ये तत्सम रूप है, जैसा मैंने पहले भी बताया। अनुस्वार का तद्भव रूप अनुनासिक होता है। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का प्रयोग केवल हिंदी में ही होता है, इसलिए ये इसका तद्भव रूप है। अब देख लेते हैं जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, सजातीय और विजातीय। तो सजातीय आ, ई और ऊ, ये है सजातीय, और ए आई ओ औ
ये है विजातीय। अब आप देखोगे कि कैसे है, क्योंकि दोनों में सेम दो दो वर्ण एक जैसे हैं, तो सजातीय ही हुए। ये विजातीय क्यों है? तो विजातीय इसलिए है कि ये भिन्न दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। अ प्लस ई, ये दो भिन्न वर्ण हैं, इनसे मिलकर अगर वर्ण बनता है तो वो विजातीय होगा। और अ प्लस आ या अ या प्लस आ, इन दोनों को हम मिलाते हैं तो आ ही बनेगा, यानी समान जाति का ही बनेगा, इसलिए ये सजातीय है। इसी प्रकार ई और ऊ भी समान जाति के ही बनते हैं, लेकिन अ के साथ ई को या अ के साथ ऊ को मिलाने पर अन्य भिन्न स्वर बनता है, इसलिए इनको विजातीय कहा जाता है। उच्चारण स्थान मुख्य आधार पर, यानी उच्चारण स्थान मुख्य आधार पर, जिसमें कंठे, तालु, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, इनके आधार पर देखें तो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है देखते हैं। हमें ये भी क्रम से याद रखना है। अगर इनको हम क्रम से याद रखते हैं, कंठे, तालु, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, और ये रह भी जाते हैं क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं इनको, तो इनको क्रम से याद रखने पर जो स्वरों के क्रम है वो उसी अनुसार आते हैं, तो हमें ये आसानी से याद रह जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंठे स्वर। तो कंठे स्वर में क्या आएंगे? आ। तालु स्वर में ई और आई। यहाँ ऊ ओष्ठ्य में जाएंगे, इसलिए ई आई तालु स्वर है। मूर्धन्य स्वर केवल री, और ओष्ठ्य स्वर में ऊ ओ। इसके बाद कंठ तालु। अब हम देखते हैं कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों में कौन से आ रहे हैं? कंठ में आ और तालु में ई आई। तो इन दोनों को मिलाने से जो स्वर बनते हैं वो कंठ तालु स्वर होंगे। कंठ तालु स्वर ए आई और कंठोष्ठ स्वर ओ औ, यानी कंठ और ओष्ठ को मिलाने से जो स्वर बनते हैं, कंठ में आने वाले स्वर और ओष्ठ में आने वाले स्वर, इन दोनों स्वरों को मिलाने से जो तीसरा स्वर बनता है वो होगा कंठोष्ठ स्वर। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? लिपि, ध्वनि, वर्ण और शब्द। इन चारों में से क्या है सबसे छोटी इकाई? हमने सबसे पहले देखा था, तो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, क्योंकि मौखिक पूछ रहा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता वो वर्ण होती है, लेकिन अगर पूछा जाए कि मौखिक इकाई, तो मौखिक इकाई होगी ध्वनि। वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। दूसरा प्रश्न है भाषा के कुल कितने अंग है? तो भाषा के मुख्यतः 3 अंग है, 1, 5, 2, 3 ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो हमारा सही आंसर होगा 3। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण समय के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा है? उच्चारण समय के आधार पर पूछ रहा है, तो उच्चारण समय के आधार पर स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा है, तो हमारा आंसर होगा 3 भागों में। इसके बाद संस्कृत की तत्सम ध्वनि कौन सी है? जो संस्कृत की तत्सम ध्वनि है वो बताई थी हमने, अ, ओ, ई और री। तो संस्कृत की तत्सम ध्वनि कौन सी होगी? तत्सम ध्वनि होगी री, यानी अ, ओ, ई और री अधिकांशतः संस्कृत शब्दों में आता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। वह अनुस्वार भी संस्कृत में आता है, लेकिन चंद्रबिंदु हिंदी में आता है। और यहाँ जो 4 वर्ण दिए हुए हैं उनमें से री अधिकांशतः संस्कृत शब्दों में आता है, तो तत्सम ध्वनि री होगा। अगला प्रश्न है द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? हमने देखा था 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा का समय किसमें लगता है? तो द्विमात्रिक का मतलब है जिन स्वरों में 2 मात्रा का समय लगता है उसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, तो वो है दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न है गायन शुरू करने से पहले उच्चारित लंबी ध्वनि क्या कहलाती है? यानी गायन शुरू करते हैं जो लंबी ध्वनि निकलती है उसको क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। जिह्वा के मध्य भाग से उच्चारित अर्धविवृत ध्वनि कौन सी है? जो जिह्वा के मध्य भाग से उच्चारित होती है वो ध्वनि कौन सी है? हमने अभी देखा था कि पश्च ध्वनि में 3 की डिजाइन के बनते हैं, लेकिन वहीं उनमें से जो सबसे पहला अ स्वर है वो मध्य भाग में आता है, तो जिह्वा के मध्य भाग से कौन सी ध्वनि उच्चारित की जाती है? तो वो है अ। चंद्र बिंदु कौन सी ध्वनि है? ये हमारा अंतिम प्रश्न है। तो चंद्र बिंदु है अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा अनुनासिक।
तो ये थे हमारे स्वर वर्णों का वर्गीकरण और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे हम व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद शब्द विचार, वाक्य विचार, इनसे संबंधित वीडियो देखेंगे। इनके जो विभाजन है, वर्गीकरण है, उनको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, तो व्याकरण को ध्यान से पढ़ें। ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि व्याकरण हमेशा हर परीक्षा में पूछी जाती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और साथ ही जीके के वीडियो डाले जाते हैं, उनको भी आप पढ़ें।